Good morning, students. Earlier we had discussed sole proprietorship partnership firm. Now we are discussing new topic joint stock company. What is the meaning of company? जब अपन बात करते हैं कि हम लोग दो जने कहीं जा रहे हैं, टू फ्रेंड्स हम साथ में जा रहे हैं, तीसरा अगर हमारे साथ है तो हम उसको कहते हैं ना हमारे साथ चलो, वो कहता है नहीं, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्या हुआ, हमारी कंपनी अच्छी नहीं लगती है क्या? है ना। इट मीन्स कंपनी का मतलब क्या हुआ, साथ देना, कि हम लोग साथ में एक दूसरे के साथ चलें, है ना, एक दूसरे के साथ काम करें, एक दूसरे के साथ खाएं, एक दूसरे के साथ रहें। इट्स कॉल्ड अपन क्या कहते हैं, कंपनी। यानी कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी अगर हम साथ करते हैं तो इट्स कॉल्ड अपन क्या कहते हैं, कंपनी। है ना, कहते हैं ना हमारी कंपनी बहुत अच्छी, मतलब हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है, हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, इट्स कॉल्ड अपन क्या कहते हैं, हमारी कंपनी अच्छी है ना, यानी हमारा साथ अच्छा है। तो अपन जनरली बात करें तो अपन सब लोग मिलकर जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो इट्स कॉल्ड, यानी कि अगर अपन टीम स्पिरिट में कोई भी काम करते हैं तो इट्स कॉल्ड अपन क्या कहते हैं कि हमारा सर्कल अच्छा है, हमारा ग्रुप अच्छा है, हमारी कंपनी अच्छी है। इट्स कॉल्ड कंपनी। बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंपनी क्या कहेंगे, तो देखो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को हम अलग तरीके से देखेंगे। मीनिंग वही है, साथ देना, यानी कि जब बहुत सारे मिलकर पर्सन मेंबर्स मिलकर अगर किसी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, रनिंग करते हैं, मैनेज करते हैं, इट्स कॉल्ड अपन क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। है ना। अगर अपन बात करें, कंपनी के लिए एक अलग से एक्ट बना है, जैसे पार्टनरशिप के लिए एक अलग एक्ट बना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो वैसे के वैसे कंपनीज के लिए भी क्या अलग से एक्ट है, कंपनीज एक्ट 1956। अब एक्चुअली क्या हुआ कि 1956 था, पर धीरे 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 क्या होता गया, इसमें अमेंडमेंट्स आते गए, चेंजेस आते गए, है ना, और नई सेक्शंस या उसके अमेंडमेंट्स उसमें ऐड होते गए। तो एक टाइम के बाद ऐसी नीड रिक्वायर हुई कि एक्ट में इतना ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो गया कि उसकी रियल सेक्शन से ज़्यादा क्या हो गई, उसकी अमेंडेड सेक्शंस हो गए, अमेंडेड प्रोविजंस हो गए। तो ये फील किया गया कि एक्ट चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या हो गया, एक नया एक्ट रिप्लेस हुआ, कंपनीज एक्ट 2013। तो अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो सारा किस पे करेंगे, कंपनीज एक्ट 2013 पर डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में अगर एनसीईआरटी प्रीफर करोगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ कंपनीज एक्ट 1956 ही चल रहा है, अगर कोई पुरानी एनसीईआरटी उठाओगे तो, है ना। कुछ बुक्स में भी हो सकता है 1956 चल रहा है, बट हम लोग रिसेंटली अब लोग क्या बात कर रहे हैं, 2013। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अगर अपन बात करें, एक्ट ने कोई डेफिनेशन दी है क्या, बिल्कुल दी है। कंपनीज एक्ट ने भी एक अपनी डेफिनेशन दी है। तो क्या है कंपनी की, एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी डेफिनेशन क्या है, कंपनी कंपनी इज ए इनकॉर्पोरेटेड पर्सन which is registered in existing companies act or any previous companies act or companies law। मतलब क्या कहा, कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड पर्सन विच इज रजिस्टर्ड इन एग्जिस्टिंग कंपनीज एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट और एनी कंपनी लॉ। मतलब तीन चीज़ें यहाँ आ गई, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग कौन सा एक्ट हो गया हमारे पास, कंपनीज एक्ट 2013। प्रीवियस, कंपनीज एक्ट 1956, उससे पहले भी कंपनीज एक्ट हुआ करते थे, है ना। और जब कंपनीज एक्ट नहीं थे तब क्या लगते थे, कंपनीज रूल्स चलते थे, है ना। तो यहाँ क्या हो गया कि अगर किसी भी चीज़ में रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेट का मतलब भी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन एग्जिस्टिंग कंपनीज एक्ट यानी कि 2013 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग हुआ हो, या प्रीवियस कंपनीज एक्ट 1956 या उससे पहले का कोई एक्ट था उसके अकॉर्डिंग हुआ हो, या कोई कंपनीज लॉ रूल्स या लॉ के अकॉर्डिंग अगर उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो इट्स कॉल्ड, अपन क्या कहेंगे इसको, कंपनी। ठीक है। और फिर टाइम टू टाइम क्या हुआ, अपने बहुत सारे ऑथर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी, बट सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो हम लोग बात करते हैं, देखो प्रोफेसर हैने करके एक हुए हैं, उन्होंने सबसे अच्छी डेफिनेशन दी है ना। तो प्रोफेसर हैने क्या कहते हैं, कंपनी इज प्रोफेसर हैने ने एक सबसे अच्छी डेफिनेशन दी, व्हाट इज अ कंपनी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल ससेशन एंड कॉमन सील। I repeat, company is an artificial person which is created by law having separate legal entity, perpetual succession and common seal। मतलब प्रोफेसर हैने ने कितनी, एक अगर अपन अभी डिस्कस करते एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और यही जाकर क्या बने, इस कंपनी के
सारे फीचर्स बन गए, है ना। तो कंपनी को क्या बोला, आर्टिफिशियल पर्सन। देखो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब, पहली बात तो हम देखिए पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन में डिफरेंस क्या है। तुम लोगों ने अकाउंटेंसी में भी डिस्कस किया, अकाउंटेंसी में अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री पार्ट्स, फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एंड पर्सनल अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री पार्ट्स, फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो वहाँ दो पॉइंट्स आए, एक तो नेचुरल पर्सनल और एक आया आर्टिफिशियल पर्सन। वी ऑल आर नेचुरल पर्सनल, है ना। यानी आज अगर मान लो, क्या मैं कोई अपने नाम से एसेट्स परचेज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मैं अपने नाम से बिजनेस कैरी ऑन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मैं किसी भी पर्सन पर केस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कोई मुझे पे कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यानी सारे काम हम लोग कर सकते हैं। वैसे कि वैसे कंपनी को भी राइट है, यानी कंपनी अपने नाम से बिजनेस कर सकती है, कंपनी अपने नाम से एसेट्स परचेज कर सकती है, कंपनी अपने नाम से एसेट्स सेल कर सकती है, कंपनी पर कोई भी केस कर सकता है, कंपनी चाहे किसी पे भी केस कर सकती है। इट मीन्स इसको इसीलिए क्या मान लिया, पर्सन, है ना। तो यानी हम लोग क्या हो गए, जैसे नेचुरल पर्सन है वैसे वैसे कंपनी भी एक पर्सन है, तो इसलिए हमने उसको क्या कह दिया, पर्सन कह दिया। बट आर्टिफिशियल क्यों हमने ऐड किया? आर्टिफिशियल इसलिए किया क्योंकि देखो कंपनी क्या करती है, कंपनी शादी नहीं कर सकती, है ना। कंपनी कभी शादी नहीं कर सकती, कंपनी कभी किसी कंट्री की सीनियर सिटीजनशिप नहीं ले सकती, है ना। क्लियर। तो यानी कहने इसी वजह से हमने इसको क्या मान लिया, आर्टिफिशियल पर्सन मान लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कंपनी का हमने आर्टिफिशियल क्यों माना, क्योंकि कंपनी कई सारे राइट्स कर सकती है, इसीलिए हमने उसको पर्सन माना, है ना। जैसे नेचुरल पर्सन की तरह कई सारे काम कर सकती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं कर सकती, इस वजह से हमने उसको क्या माना, क्योंकि दे डोंट हैव बॉडी सोल, है ना। इस वजह से अपन उसको क्या मान रहे हैं, आर्टिफिशियल पर्सन मान के चल रहे हैं। क्लियर। सेकंड पॉइंट इज, हैने साहब सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। कौन क्रिएट कर रहा है, लॉ। लॉ मतलब जो एक्ट कह रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग कंपनी का क्या होता है, स्टार्टिंग भी उससे होगी, यानी रजिस्टर्ड भी यहीं से होगी, और वाइंड अप मतलब कंपनी बंद करना, डिसॉल्व करना। जब कंपनी बंद होती है तो भी किसके प्रोविजन से बंद होती है, कंपनीज के जो लॉ हैं, है ना, उसी से क्रिएट होगी और उसी से वाइंड अप होगी। क्लियर स्टूडेंट। इसलिए इसको क्या कहा, क्रिएटेड बाय लॉ। फिर क्या कहा, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी और कंपनी के मेंबर्स दोनों क्या हैं, अलग अलग है। यानी कंपनी और कंपनी के मेंबर्स एक नहीं है, दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। देखो इसी वजह से तुमने कहा होगा, देखो अकाउंट्स में भी पढ़ा, एंटिटी कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा। जब अकाउंट्स में तुम कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, थर्ड चैप्टर प्रिंसिपल्स वाला, तो उसमें आया होगा एक एंटिटी प्रिंसिपल, है ना। एंटिटी प्रिंसिपल में क्या है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तब इसी वजह से तो बिजनेसमैन जो भी, यानी प्रोप्राइटर जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस, उसको अपनी क्या मानता है, लाइबिलिटी मानकर चलता है ना। क्यों, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि दोनों की क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। क्लियर। यानी लॉ क्या कहता है कि दोनों अलग अलग ऑनर है, यानी कि एक पर्सन अलग है और कंपनी अलग। इसी तरह कंपनी भी अलग है और कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, और उन दोनों की एसेट्स भी क्या है, अलग अलग है। क्लियर। यानी कंपनी की एसेट्स मेंबर की नहीं है और मेंबर की एसेट्स कंपनी की नहीं है, ये ध्यान रखना। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है परपेचुअल ससेशन। देखो अब परपेचुअल ससेशन क्या होता है, परपेचुअल ससेशन का मतलब होता है कि companies had a permanent perpetual existence, its existence is not affected by death, insolvency, है ना, इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ पर्सन मेंबर्स। क्लियर। यानी देखो एक्चुअली हमने कहा पार्टनरशिप में, देखा कोई भी मेंबर आता है यानी एडमिशन होता है तो सारे कंपनी के प्रोविजंस चेंज होंगे, सारी उसकी डीड चेंज होगी, जो हमने डीड बनाई है पार्टनरशिप डीड मेंटेन की, वो सारी चेंज करनी पड़ेगी। कोई पार्टनर अगर लीव करता है, लाइक कोई डिस्प्यूट्स हो गए इस वजह से छोड़ रहा है, यानी कि रिटायरमेंट, और कई बार अपन भगवान की इच्छा से छोड़ देते हैं, यानी डेथ या इंसॉल्वेंसी, वॉट एवर कोई भी रीजन्स हुए, तब भी कोई अगर पार्टनर गया तो भी कई इतने सारे चेंजेस होते हैं, डीड वापस बदलनी पड़ती है ना। और इंसॉल्वेंसी के केस में क्या करना पड़ता है, हमें पूरी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ता है। तो ये सारे चेंजेस वहाँ इतना इफेक्ट आ जाता है, कहाँ इफेक्ट आता है, पार्टनरशिप में। सोल प्रोप्राइटर में भी सेम है कि अगर कोई पर्सन की डेथ हो गई, जो प्रोप्राइटर है उसकी डेथ हो गई, या उसके साथ कोई इलनेस हो गई, या कोई और रीजंस हो गए, तो क्या होगा, बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता है। पर यहाँ क्या होता है, कंपनी में कोई भी मेंबर आए कोई भी जाए,
कंपनी बंद नहीं होती है। मतलब लाइक एक एग्जांपल लूँ, मान लो एक जगह कंपनी की मीटिंग चल रही है और उधर सारे के सारे शेयर होल्डर, सारे के सारे मेंबर्स प्रेजेंट हैं, और वहाँ किसी ने बम गिरा दिया और सारे के सारे मेंबर्स मर गए, सबकी डेथ हो गई, तो भी कंपनी है, क्योंकि कंपनी से क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी का एग्जिस्टेंस है। यानी कोई भी मेंबर आए, कोई भी चाहे सारे मेंबर चले जाएं, तो भी कंपनी का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि कंपनी से क्रिएटेड बाय लॉ। क्लियर? इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, परपेचुअल ससेशन, है ना। लास्ट आता है हमारे पास कॉमन सील। देखो आज हमारे पास तो हाथ हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं, बट कंपनी के पास तो हाथ ही नहीं होते हैं, तो कंपनी सिग्नेचर कहाँ से करेगी? तो कंपनी क्या करती है, अपने डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर की जगह क्या लगाती है, सील लगाती है, और सील ऑथराइज्ड होती है कि ये कंपनी के 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स मिलकर उसको मैनेज कर सकते हैं। जनरली कंपनी की सील 3 मेंबर्स पर ऑथराइज्ड होती है, 2 MD मीन्स मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एंड 1 CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी। ये 3 जनों के अंडर में कंपनी की सील होती है। अगर तीनों में से एक के साइन भी हैं तो अपन क्या मान लेते हैं, वो ऑथराइज्ड है। ऑथराइज मतलब वो डॉक्यूमेंट ऑथराइज हो गया, कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर 3 में से एक के भी नहीं है, यानी कि तो वो मेंबर्स कौन डिसाइड करेगा, जब कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो सारा मिलकर डिसाइड करता है। जब बोर्ड बैठता है ना, तब वो डिसाइड करता है कि किसके सिग्नेचर ऑथराइज्ड होंगे, है ना, वो हमें ऑथराइज कराने पड़ते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास क्या हुआ, देखो अपने अभी डेफिनेशन में से सारे मीनिंग क्लियर किए। कंपनी के प्रोफेसर थैने साहब कह रहे हैं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल ससेशन एंड कॉमन सील। देखो तो हमने फीचर्स 3 ही यहीं से निकाल लिए। हमने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा तब भी हमने फीचर्स वहीं से निकाले, पार्टनरशिप पढ़ी तब भी फीचर्स वहीं से निकाले, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा तब भी वहीं से निकाले, तो कंपनी में से भी डेफिनेशन में से निकल गए। पहला क्या हुआ, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो पहला फीचर क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन। सेकंड क्रिएटेड बाय लॉ, यानी फॉर्मेशन थ्रू लॉ कह सकते हो, फॉर्मेशन पॉइंट डाल दिया, फॉर्मेशन में डाल दिया कि उसमें से लॉ के जो प्रोविजंस है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस है, उससे अपन उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा हमारे पास क्या हुआ, लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। फोर्थ परपेचुअल ससेशन, एंड लास्ट कॉमन सील। तो हमारे 5 फीचर्स तो क्या हो गए, देखो 5 फीचर्स हमने कहाँ से पढ़ लिए, 5 फीचर्स हमने केवल और केवल प्रोफेसर हैने की डेफिनेशन से ही डिस्कस कर लिए, हमें उससे बाहर तो जाना ही नहीं पड़ा। अब देखो एक नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी फीचर का, जो पॉइंट अपन बात करें। देखो 5 पॉइंट्स हमने डेफिनेशन में से कर लिए, 5वां पॉइंट आता है हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी। अब क्या होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, देखो एक्चुअली हमने देखा सोल प्रोप्राइटर में लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होती है, लिमिटेड, और कंपनी में भी क्या होती है, मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है ना। लिमिटेड लाइक मतलब जस्ट मान लो अगर मैंने कंपनी के 10 शेयर्स परचेज किए और ईच शेयर 100 रुपीज़ का है, तो मेरी लाइबिलिटी कितनी है, 1000 रुपीज़ की, और अगर मैंने 400 पे कर दिए तो मुझे और कितना पे करना है, 600। मतलब कंपनी अगर लॉस में भी जा रही है तो भी मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी है, ओनली 600 ही है ना। यानी अपन कह सकते हैं लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन अ कंपनी, यानी जितना मेंबर पे कर रहा है उतना ही उसकी लाइबिलिटी है, उससे ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं होगी, है ना। इन केस द कंपनी incur losses या liabilities, then the shareholder can be asked to contribute the unpaid balance of their share। यानी वो ये कह सकते हैं कि हमारा जो अनपेड है, यानी 1000 में से हमने 400 पे कर दिया, 600 बाकी है, हम वो पे कर देते हैं, है ना। ये इतना कह सकती है, बट ऐसा नहीं है कि बाकी वो जो लॉस है वो सारा का सारा लॉस शेयर होल्डर बेयर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारा क्या था, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हमने सारे के सारे फीचर्स डिस्कस कर लिए। लाइक मैं वापस बोल देता हूँ, आर्टिफिशियल पर्सन, फॉर्मेशन, फिर इसके बाद हमने कहा सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल ससेशन, कॉमन सील, और लास्ट हमने लिमिटेड लाइबिलिटी। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिए स्टूडेंट्स, सारे के सारे क्या कर लिया हमने, सारे इसके फीचर्स डिस्कस कर लिए। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास आता है मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखो अब मेरिट क्या है, तो फर्स्ट मेरिट क्या आता है हमारे पास, लिमिटेड लाइबिलिटी। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट यही आ गया कि शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी, यानी लाइबिलिटी ऑफ मेंबर कंपनीज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इन कंपनी। जो अभी अपन ने डिस्कस किया सेम वो का वही पॉइंट है, यानी कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। क्लियर? नेक्स्ट आता है
ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अब ऐसा देखो एक्चुअली क्या है कि हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है किसी को ट्रांसफ़र करना, किसी को सेल करना, बिजनेस है ना बंद करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। पर कंपनी में क्या होता है कि जब हमने शेयर्स परचेज किए ना, ऐसा नहीं कि हमें लाइफ टाइम जब तक कंपनी है तब तक हमें शेयर्स रखना है। मुझे लगता है कि नहीं मुझे फंड्स की नीड है तो आई कैन ट्रांसफ़र माई शेयर्स टू अनदर पर्सन। किसी भी पर्सन को मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लाइक मैंने आज मान लो मेरे पास फंड्स थे तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख रुपीज़, रिलायंस के शेयर्स परचेज कर लिए। अब मुझे फंड्स की नीड है तो मुझे 40,000 की नीड है तो मैं 40,000 रुपीज़ के शेयर्स क्या कर सकता हूँ, चाहूँ तो स्टॉक मार्केट में सेल कर सकता हूँ और चाहूँ तो किसी अदर पर्सन को शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। यानी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे किसी से परमिशन लेने की नीड नहीं है। यानी कह सकते हैं द शेयर ऑफ कंपनी कैन बी ईजीली परचेज एंड सेल इन द मार्केट। Clear? If the owner of share is no need of cash, he can easily sell. If owner of share have need of cash, he can easily sell the shares and get the cash. Clear students? यानी कि जब भी जरूरत है अपन क्या कर सकते हैं, अपन अपने शेयर्स फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और फिर वापस जब हमारे पास फंड्स आ जाएं तो हम वापस शेयर्स परचेज भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। देखो अब परपेचुअल एग्जिस्टेंस वही का वही पॉइंट जो हमने अभी फीचर्स में देखा। कोई भी पर्सन अगर फर्म में आए, सॉरी कंपनी में आए, कंपनी से जाए, लाइक डेथ, इलनेस है ना, डिस्प्यूट्स, इंसॉल्वेंसी, वॉटेवर कई सारे रीजंस होते हैं। मेंबर्स के बीच में क्या हो जाते हैं, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं तो भी क्या रहेगी, इनमें कोई भी मेंबर आता है कोई भी मेंबर जाता है पर कंपनी क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है, बिकॉज कंपनी हैव परपेचुअल ससेशन, है ना। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रोथ एंड एक्सपांशन। देखो एक्चुअली क्या होता है, कंपनी के पास फंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट स्किल्ड होता है, क्योंकि देखो जब फंड्स होते हैं तो स्किल भी है, कंपनी क्या करती है अच्छे स्किल्ड पर्सन हायर कर लेती है क्योंकि फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनी का क्या होगा, जब मैनेजमेंट एफिशिएंट हो जाएगा, कंपनी के मेंबर्स अच्छे होंगे, कंपनी का फंड्स की नीड नहीं, फंड्स की कोई लिमिटेशंस नहीं होगी, फंड्स बहुत इजी है, तो कंपनी का ग्रोथ एंड एक्सपांशन होना ही है। क्योंकि जब अपन लार्ज स्केल पर बिजनेस करते हैं तो उसके प्रॉफिट्स भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अपन ने पढ़ा ना, मोर रिस्क मोर गेन। जैसे जैसे हमारी रिस्क बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता है, गेन भी बढ़ता है। तो जब गेन बढ़ेगा तो अपन क्या करते हैं, अपन सारा का सारा अमाउंट तो विड्रॉ नहीं करते हैं या सारा का सारा डिविडेंड तो पे नहीं करते थे। डिविडेंड मीन्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो अपन क्या करते हैं, सोल प्रोप्राइटर को तो प्रॉफिट डायरेक्टली मिल जाता है, डायरेक्ट प्रॉफिट, डायरेक्ट इंसेंटिव उसको मिल जाता है। बट कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में जो प्रॉफिट्स होता है ना, वो कंपनी का प्रॉफिट सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको अपन कहते हैं डिविडेंड। यानी शेयर होल्डर्स के हाथ में जो भी प्रॉफिट आता है वो किस नेम से आता है, डिविडेंड फॉर्म में आता है ना। तो डिविडेंड पूरा का पूरा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते, उसको क्या करते हैं अपन, वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो री इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, कंपनी का एक्सपांशन एंड ग्रोथ होगी नहीं होगी। जैसे रिलायंस का एग्जांपल ले लो, बहुत अच्छा एग्जांपल है। रिलायंस ने केवल इंडस्ट्रीज स्टार्ट की थी, बट उसने अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इकट्ठे करता गया, एक्यूमुलेट करता गया, तो उसने क्या करा, नई लाइन लेकर आ गया, रिलायंस कम्युनिकेशन। जब रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रोथ करने लग गया, एक अच्छा हो गया, तो रिलायंस गैस ले आया, रिलायंस गैस के साथ रिलायंस पेट्रोलियम ले आया। फिर अब तो देखो तो रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस डिजिटल, तो क्या करता जा रहा है, एक्सपांशन। पर जब एक यूनिट में अगर उसकी ग्रोथ होती जा रही है तो उसके जो प्रॉफिट्स होते जा रहे हैं वो क्या करेगा, अदर यूनिट्स में भी इन्वेस्ट करता जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर एफिशिएंट मैनेजमेंट, अभी अपन ने डिस्कस किया एफिशिएंट मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि कंपनीज के पास जब फंड्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है, कंपनी के पास क्या है कि जब फंड्स आ रहे हैं तो कंपनी क्या कर सकती है, एक अच्छे पर्सन को हायर कर सकती है, एक स्किल्ड पर्सन को हायर कर सकती है। तो क्या होगा, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा करेंगी, होगा ही होगा, और कंपनी क्या करेगी, नेचुरल सी बात है, ग्रोथ होगी ही होगी, है ना। और फिर नेक्स्ट आता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। कंपनी में कैपिटल की जरूरत, कंपनी की कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है। कैसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सारे मेंबर्स थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आज मुझे कहा जाए कि 10 करोड़ रुपए लगाने, तो शायद मैं नहीं लगा सकता, आपको कहें आपको, तो आप भी नहीं लगा पाओगे। चलो हम पार्टनरशिप फॉर्म में 10-15 जने मिलके हाँ थोड़ा बहुत लगा लेंगे, पर तो भी 10 करोड़ तक नहीं पहुँचेंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ तक पहुँच जाएंगे। बट अगर अपन कहें 10 करोड़ लगाने और अगर हम कहा जाए कि 100 रुपये आपको कंट्रीब्यूट करने, मैंने कहा भैया ठीक है मैं 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा वाह ठीक है आप 1000 शेयर्स कंपनी के परचेज कर लो। एक्स पर्सन ने
ने कहा नहीं साहब मैं 50,000 कॉन्ट्री कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आप 500 शेयर्स परचेज कर लो। इट मीन्स अगर 100 रुपीज़ का एक यूनिट है, एक शेयर है, तो क्या होगा, हम नंबर ऑफ यूनिट्स उतनी परचेज कर ले और उतना अमाउंट क्या कर सकते हैं हम लोग कॉन्ट्री कर सकते हैं, और उसी बेस पर हमें क्या मिल जाएगा प्रॉफिट। तो यानी 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख ऐसे करके सभी लोग अगर कॉन्ट्री करके अगर कैपिटल करेंगे तो कंपनी का कैपिटल क्या हो जाएगी, करोड़ हो जाएगी या नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए क्या हो जाता है, कंपनी के पास क्या आ जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट्स क्लियर। यानी हमने अभी तक डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद क्या देखा, फीचर्स, फीचर्स के बाद मेरिट्स, और लास्ट अब हमारे पास आता है आज का टॉपिक डीमेरिट्स ऑफ कंपनी, यानी कि लाइक अपन कह सकते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी। देखो जहाँ एडवांटेज हैं वहाँ डिसएडवांटेज। हमने देखा सोल प्रोप्राइटर के मेरिट्स भी बहुत सारे हैं, तो डीमेरिट्स भी हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिए, है ना। पार्टनरशिप के भी ऐसे ही हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी हुआ, तो कंपनी के भी तो होंगे या नहीं होंगे। तुम कहोगे सर क्या कहाँ होंगे सर, इतनी सारी चीज़ें तो हैं, कैसे हैं यार। सर देखो आप एक बात की सीधी सी बात है, कंपनी के पास फंड की नीड नहीं है, फंड्स कंपनी के पास फंड्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है, मैनेजमेंट एफिशिएंट है, कंपनी इतना अच्छा चल रही है ना, और सारे तो इस फिर कंपनी में कहाँ ज़रूरत होगी, वहाँ तो ये सारी लिमिटेशंस थी, बट यहाँ भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। लाइक अपन बात करें तो क्या होगा, कंपलसरी इन्फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन मतलब देखो पहली बात तो क्या होता है, हमने सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप का देखा, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई फॉर्मेशन, मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अपने को कोई रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है ना। हम कराएं तो भी ठीक है, नहीं कराएं तो भी ठीक है, बट कंपनी का कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन। अब जब रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी, बिल्कुल होगी साहब, क्योंकि कि एक्ट के अकॉर्डिंग करना है ना। तो जब अपन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें ना, तो अगर जब भी एक्ट के अकॉर्डिंग अपन कंपनी का फॉर्मेशन कराने जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम हमारे साथ क्रिएट होती है, हमें सबसे पहले क्या होता है, एक फॉर्म भरना होता, फॉर्म फिल करना होता है। हम इसको पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एक टॉपिक है पूरा, है ना। तो अपन लास्ट में पढ़ेंगे इसको, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी कि जब कंपनी को अगर शेयर्स अलॉट करने तो पहले कंपनी का क्या होगा, प्रमोटर होगा। प्रमोटर यानी कि जिसके दिमाग में सबसे पहले आएगा कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन के लिए वो क्या करेगा, सारी फिजिबिलिटीज़ चेक करेगा। फिजिबिलिटीज़ के बाद क्या करेगा, वो उसका रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए फिर उसमें डायरेक्टर्स भी अपॉइंट होते हैं, कंपनी के जो प्रोफेशनल्स भी अपॉइंट होते हैं। फिर उसके बाद उसकी एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, बहुत सारी चीज़ें, और फिर आरओसी को देते हैं। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, और फिर नेक्स्ट 30 डेज़ में वो रजिस्ट्रेशन करता है। मतलब इसकी प्रोसेस इतनी लंबी, ज़्यादा हम पढ़ेंगे इसको आगे टॉपिक्स में जाके, कि इतनी लंबी प्रोसेस होने की वजह से कंपनी में क्या आ जाता है, फॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। क्लियर। दूसरा आता है लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी मतलब क्या होता है, देखो एक्चुअली यहाँ क्या होता है, मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब मेंबर ज़्यादा होंगे तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, सारी बात अपने शेयर होल्डर्स के साथ करनी है, क्योंकि इनकी हर साल उनको एक मीटिंग बुलानी पड़ती है, जिसको कहते हैं अपन लाइक AGM। AGM मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, है ना। तो सारे शेयर होल्डर की एक एनुअल जनरल मीटिंग होगी, और कंपनी उसकी अपनी सारी ग्रोथ और सारे जो पूरे ईयर्स के अचीवमेंट्स और सारी चीज़ें क्या करती है, कंपनी उस मीटिंग में रखती है अपने शेयर होल्डर्स के सामने, है ना। और कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, वो पब्लिश करने पड़ते हैं। तुम देखो आज किसी भी कंपनी की अगर तुम्हें बैलेंस शीट्स चाहिए या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए, तो तुम इजीली क्या कर सकते हो, गूगल पर जाओ, गूगल पर टाइप करो उस कंपनी का नाम और लिख दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड कंपनी। उसके सारे स्टेटमेंट्स क्या आ जाएंगे, उसका स्टेटमेंट ऑफ P&L, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी चीज़ें कहाँ शो हो जाएगी, गूगल पर शो हो जाएगी। और जिस ईयर का चाहोगे उसी ईयर का, यानी कंपनी को क्या करना पड़ता है, पब्लिश। पहले कंपनी क्या करती थी, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में अपनी बैलेंस शीट्स पब्लिश करती थी, पर अब सारी चीज़ें कहाँ अपलोड हो जाती है, इंटरनेट पे अपलोड हो जाती है। क्लियर। फिर इसके आता है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, है ना। इम्पर्सनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, देखो इम्पर्सनल लाइक जैसे आज कंपनी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, है ना। अपन देखते हैं ना, जैसे आज अपन अपनी JK कंपनी का एग्जांपल देख लें, तो JK कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो अब अलग अलग इसमें डिपार्टमेंट्स बने, परचेज डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग बना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग बना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है। इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, क्या सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अपन अपने डिपार्टमेंट्स के लोगों को भी जान जाएं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, कभी भी हमारा डायरेक्टली किसी के साथ रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होती, किसी के साथ डायरेक्टली हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, है ना। ताकि
कि कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज में हम लोग कहते हैं अच्छा आप इस कंपनी में काम कर रहे हो, ओके मैं भी तो इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, अच्छा आप किस डेजिनेशन पे हो, मैं इस डेजिनेशन पे, ओके ओके चलो आज मिलना हुआ बाकी कभी मिले नहीं। मतलब अपन एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, एक ही प्लेस ऑफ वर्क है, सब चीज़ें एक है, बट फिर भी कई बार हम लोग नहीं जानते हैं एक दूसरे को। किस वजह से? क्योंकि वहाँ क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत ज़्यादा है, तो उनमें क्या होता है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट। क्लियर। नेक्स्ट आता है रेगुलेशंस, है ना। तो रेगुलेशन क्या होता है, एक्चुअली यहाँ क्या होता है, जितनी भी चीज़ें हैं सारे किसकी तरह से चलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशन किसके होते हैं, कंपनीज के। यानी कंपनीज एक्ट 2013 में जो लिखा है हमें वो मानना है। मैंने पहले भी बोला था एक्ट क्या होगा, एक बाउंड्रीज हो गई जिसके अंदर हमें रहकर वर्कआउट करना है। यानी कि एक्ट कहेगा ये चीज़ सही है तो मानना पड़ेगा सही है, एक्ट कहता है ये गलत है तो मानना पड़ेगा गलत है। यानी ईच एंड एवरी जो एक्टिविटी होती है वो किसके थ्रू होती है, एक्ट के थ्रू होती है ना। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं दैट द कंपनी इज अ बर्डन विथ नंबर ऑफ restrictions एंड regulations, है ना, with respect to audit, voting, filling the report, preparation of document, ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम वेरियस एजेंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक जैसे आज अपन बात करें, हमें कंपलसरी कंपनी की ऑडिट कराना मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना। उसमें भी होता है इंटरनल ऑडिट अलग होती है, एक्सटर्नल ऑडिट अलग होती है, स्टेचुरी ऑडिट अलग होती है। पढ़ोगे आगे जाके जब तुम CA CS करोगे या ग्रेजुएशन करोगे तब तुम पढ़ोगे स्टेचुरी ऑडिट क्या होती है या इंटरनल ऑडिट क्या होती है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या होती है। CA करने जाओगे तो प्रैक्टिकली करोगे भी ऑडिट, है ना। तो वहाँ जाकर हमें सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऑडिट मतलब सिंपल सा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है, यानी कि अपन को यहाँ कम इसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, कब करानी है, कैसे करानी है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वोटिंग राइट्स, कंपनी की जब AGM होगी उसमें वोटिंग राइट होता है, सारे शेयर होल्डर वोटिंग के थ्रू बात कर सकते हैं, बिना वोटिंग के कोई डिसीजन नहीं होता है ना। कई सारी रिपोर्ट्स हमें फिल करनी पड़ती है, जैसे ऑडिटर रिपोर्ट्स होती है, डायरेक्टर रिपोर्ट होती है, शेयर होल्डर्स रिपोर्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी रिपोर्ट हमें क्या करनी पड़ती है, तैयार करनी पड़ती है। कई सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन करने पड़ते हैं। ये इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़, इतने सारे रेगुलेशंस होते हैं। तो एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये हो गई कि यहाँ पर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, यानी टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होता जाता है ना। और रिड्यूस टू फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, मतलब इजीली हम उसको फ्रीडम लेके काम नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब देखो डिसीजन मेकिंग में डिले होना नेचुरल सी बात है यार। देखो जब भी कंपनी कोई भी डिसीजन अकेले नहीं लेती है, उसके मेंबर्स मिलकर लेते हैं। और मेंबर्स कब मिलेंगे, जब कंपनी की AGM होगी। तो जब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी तब मिलकर क्या करेंगे, सारे मेंबर्स मिलकर उसको काम करेंगे। जब सारे मेंबर्स मिलकर अगर करेंगे तो इट मीन्स क्या होगा, वहाँ डिसीजन लेंगे, तो बिल्कुल साहब डिसीजन लेंगे। तो जब वहाँ जाकर अगर कंपनी के मेंबर डिसीजन लेंगे तो यानी क्या बुलानी पड़ेगी, कंपनी का डिसीजन लेने के लिए हमें जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी, है ना। उसके बगैर अपन नहीं करते। अब जनरल मीटिंग जब तक नहीं होगी तब तक डिसीजन नहीं लेंगे, इट मीन्स क्या हो गया, डिले हो गया। यानी जस्ट सपोज मान लो जनरल मीटिंग हमारी है, एनुअल जनरल मीटिंग आज से 2 महीने बाद हो सकती है, या हम लोग अब देखो कंपनी की जनरल मीटिंग करने के लिए भी मिनिमम 21 डेज़ का सर्कुलेट होना चाहिए। यानी 21 दिन का हमारे पास सर्कुलर आना चाहिए। 21 दिन पहले हमें सर्कुलर मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, मीटिंग कर सकते हैं। इमीडिएट मीटिंग कॉल नहीं कर सकते, यानी 21 दिन तक वेट करना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स कब इकट्ठे होंगे, कब करेंगे, उसके बाद अपन उस मीटिंग कर सकते हैं, वहाँ डिसीजन लेंगे। फिर हो सकता है कि उस दिन सारे मेंबर्स नहीं हो, है ना, कि और फिर उस टाइम क्या होगा, जब मेंबर्स नहीं होंगे तो क्या होगा, वापस मीटिंग करो। ईच एंड एवरी पोजीशंस, एवरी सर्कमस्टेंसेस हमारे साथ उस टाइम क्रिएट होंगे, है ना। तो इस वजह से क्या हो जाता है, कोई भी डिसीजन लेना है कंपनी ने तो उसमें डिले हो जाता है। यानी कह सकते हैं इन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन टेकिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन आइदर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और रेफर टू द जनरल मीटिंग, है ना। इट कॉज नॉट ओनली डिले इन डिसीजन मेकिंग बट ऑल्सो इन एक्शन अपॉन दैम। मतलब एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जिस चीज़ के लिए मीटिंग करना चाह रहे हैं ना, मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, वो चीज़ पहले ही पूरी हो चुकी होती है। क्लियर। तो इसलिए क्या होता है इसमें डिसीजन वैली को। फिर नहीं कहता है ओलिगरेटिक मैनेजमेंट। अब देखो क्या होता है कि यहाँ जो होता है ना, जो भी डायरेक्टर्स जो भी इलेक्ट होते हैं या अपन इलेक्ट जो सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, वो कौन करता है, शेयर होल्डर्स चूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ क्या आ जाता है कि लाइक अपन बात करें ना, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी अपीयर टू द डेमोक्रेटिव एज ए डायरेक्टर आर इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स। मतलब एक्चुअली क्या, जैसे जो शेयर होल्डर उनमें से कोई डायरेक्टर बन रहा है तो क्या होगा, कंपनी का क्या हो जाता है, मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। मतलब शेयर होल्डर कंपनीज आर
डिसयूनिटेड, दे डू नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन द कंपनीज मीटिंग। कई बार शेयर होल्डर आज, जैसे आज मेरे को कहूँ, मैंने कई बार देख, मैंने जैसे IDBI के भी शेयर्स परचेज कर रखे हैं, HDFC के भी कर रखे हैं, मैंने RL शेयर भी परचेज कर रखे हैं, धनुष कंपनी के भी कर सकते, बहुत सारी कंपनीज के मेरे पास 8 से 9 कंपनीज के मेरे पास शेयर्स है। अब मैं सबकी एजीएम होती है क्या, सब जगह जाता हूँ क्या, नहीं। तो वहाँ क्या होता है कि जो मिनी जो ना प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ ही मेंबर्स होते हैं और वही हमेशा मेंबर मीटिंग अटेंड करते हैं, तो उनमें से क्या कर लेते हैं वो लोग, अपने सारे डिसीजंस ले लेते हैं। तो वहाँ क्या किया ना, कहते हैं ना, जब मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, कई बार डिससेटिस्फैक्शन रहता है, कोई भी आप, कई बार ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है वो शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट हो जाए। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। देखो, जहाँ मेंबर ज़्यादा होंगे वहाँ क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट होना ही होना है। नहीं, जैसे एग्जांपल ले लो, एम्प्लॉयज़ में बी इंटरेस्टेड इन हायर सैलरीज, कंज्यूमर में डिज़ायर बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस, है ना। यानी एम्प्लॉयर चाह रहे हैं हमें हायर सैलरी मिले, कंज्यूमर चाह रहा है भैया मुझे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले और कम प्राइस पर मिले। शेयर होल्डर में आस्क फॉर हायर डिविडेंड, शेयर होल्डर कहते हैं हमें हायर डिविडेंड्स मिले। अब ये सारी जो डिमांड्स हैं ये क्या होती है, कंपनी को फेस करनी है। अब जब कंपनी को फेस करनी है तो कंपनी को क्या होती है, कई बार डिफ़िकल्टीज होती है, कंपनी सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाती। तो ये सारे क्या थे, हमारे डीमेरिट्स थे। यानी अगर मैं बात करूँ बेटा, तो कंपनी का प्रोफेशन है की डेफिनेशन और कंपनी एक्ट की डेफिनेशन, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड पर्सन which is incorporated in existing companies act or any previous companies act और companies rule, है ना। तो उसको अपन ने क्या मान लिया, कंपनीज मान लिया। पर कौन से की ये डेफिनेशन है, एक्ट की, कंपनीज एक्ट 2013। और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर है ने, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल ससेशन एंड कॉमन सील। और इसी में से हमने उसकी फीचर्स निकाल लिए। फीचर्स लाइक अपन ने बात की, पहला आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल, फिर भी क्या क्या, फॉर्मेशन के बाद लीगल एंटिटी, फिर उसके बाद हमने परपेचुअल ससेशन, कॉमन सील और लास्ट लिमिटेड लाइबिलिटी। हमने इसमें से क्या निकाल लिए, फीचर्स निकाल लिए। देन उसके बाद हमने मेरिट्स की बात करें तो क्या करी, वही बात मेरिट्स की हुई, लिमिटेड लाइबिलिटी हुई, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हुआ, परपेचुअल एग्जिस्टेंस हुआ, ग्रोथ और एक्सपांशन हुआ, है ना, एफिशिएंट मैनेजमेंट कह लो या प्रोफेशनल मैनेजमेंट कह लो, है ना। ये हमारे क्या हो गया, मेरिट्स। और डीमेरिट्स क्या क्या हुए, फर्स्ट तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, लैक ऑफ सिक्रेसी, इम्पर्सनल वर्किंग एनवायरनमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन, नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, और फिर क्या हो गया, डिले इन डिसीजन मेकिंग, ओलिगरिक मैनेजमेंट, और लास्ट क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, कंपनी के आज डेफिनेशन, मेरिट्स, डीमेरिट्स और फीचर्स डिस्कस कर लिए। कोई भी डाउट हो, यू कैन कॉल एंड मैसेज। थैंक यू सो मच।